नमस्कार साथियों, मैं अर्पण शुक्ला आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की एकेडमिक्स सिलेबस के साथ आप सभी के समक्ष आ रहे हैं। आज से मैं आप लोगों को क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस के सभी चैप्टर्स के वीडियोस और क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के वीडियोस अपने इस चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूं। आज का ये सेशन क्लास 10th की बायोलॉजी के लिए है। क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। आप हम लोगों के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें। लाइफ प्रोसेस की अगर बात करें, जो कि क्लास 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है और इसमें हम लोग किन किन चीजों की पढ़ाई करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, सबसे पहले तो आप टर्म को समझिए कि लाइफ प्रोसेस है क्या। ऐसे प्रोसेसेस जो लाइफ की स्टेडी स्टेट को मेंटेन करते हैं, लाइफ की इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करके चलते हैं, ऐसे प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। यानी कि ऐसे प्रोसेस जो लाइफ की स्टेडी स्टेट को मेंटेन कर रहे हैं, प्रोसेस जो लाइफ की स्टेडी स्टेट को मेंटेन करते हैं, ऐसे प्रोसेस जो लाइफ की स्टेडी स्टेट को मेंटेन करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। स्टेडी स्टेट आप कह लें या इक्विलिब्रियम स्टेट कह लें। हम लोग लाइफ प्रोसेस में बेसिकली 4 चीजों की पढ़ाई करते हैं। लाइफ प्रोसेस अकेला 4 चैप्टर्स के बराबर है, जिसमें हम लोग 4 चीजों की पढ़ाई करते हैं। हम लोग इसी में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन। इसी में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पायरेशन के बारे में, रेस्पायरेशन। इसी में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेशन। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में कि एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल क्या और किस तरीके से होता है। तो लाइफ प्रोसेस अपने आप में इन 4 चैप्टर्स के बराबर होता है और इन सभी चैप्टर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, जैसा भी आप लोगों के सिलेबस की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो आप टर्म को समझें, न्यूट्रिशन किसको कहा जाता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। मान लीजिए कि ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज को करता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज को करता है। इन एक्टिविटीज को करने के लिए इसको जरूरत होती है एनर्जी की। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज को किया जाता है और इन एक्टिविटीज को करने के लिए उसको चाहिए एनर्जी। फिर एनर्जी पाने के लिए इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो कुछ भी खाया जाएगा वो इसका कहलाएगा फूड। एनर्जी पाने के लिए ये ऑर्गेनिज्म जो कुछ भी खाएगा, जो कुछ भी इनटेक करेगा, वो इसका क्या कहलाएगा, फूड कहलाएगा। तो फिर न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से एनर्जी पाने के प्रोसेस को ही और उसके यूटिलाइजेशन के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो हम लोगों ने एनर्जी को पाने के लिए फूड इंटेक किया। फूड में ऐसी क्या चीजें होती हैं जिनसे हम लोगों को एनर्जी मिलती, तो ऐसी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स के नाम से। इन चीजों को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। यानी न्यूट्रिएंट्स ऐसे फूड कंपोनेंट होते हैं जो हमारे फूड में पाए जाते हैं और जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि हर एक न्यूट्रिएंट से हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती, लेकिन ये एनर्जी के यूटिलाइजेशन में, प्रॉपर यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हम लोग किसी भी तरीके का फूड इंटेक कर लें,
हमको हमारे फूड से मेजरली 7 तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। इस पृथ्वी पे हम लोग किसी भी तरीके का फूड इंटेक कर लें, हमको हमारे फूड से यही 7 न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हमारे फूड में यही 7 चीजें ही पाई जाती हैं। अगर इसको और डिटेल करें हम लोग, तो कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। इसको बोला जाता है एनर्जी गिविंग सब्सटेंस, क्योंकि ये हम लोगों को प्रोवाइड करता है एनर्जी। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट इज द फास्टेस्ट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। ये क्या है? ये है फास्टेस्ट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। और ये क्यों है? ये हम लोग जब न्यूट्रिशन प्रोसेस में आगे डाइजेशन को पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि व्हाई इज द कार्बोहाइड्रेट फास्टेस्ट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। कार्बोहाइड्रेट फास्टेस्ट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस क्यों कहलाता है? वैसे इसको एनर्जी गिविंग सब्सटेंस कहते हैं। ये हमारे फूड का मेजर पार्ट होता है और इसको हम लोग अपने फूड में हाई क्वांटिटी में इंटेक करते हैं, तो हम लोगों को ज्यादातर एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, इसलिए इसको एनर्जी गिविंग सब्सटेंस भी कहते हैं। फास्टेस्ट क्यों कहते हैं, इसका आंसर आप लोगों को न्यूट्रिशन में जब हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ रहे होंगे तब आप लोगों को मिलेगा। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को कहते हैं बिल्डिंग सब्सटेंस। इसको बोला जाता है बिल्डिंग सब्सटेंस। क्यों कहते हैं इसको बिल्डिंग सब्सटेंस? इसलिए क्योंकि प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ द टिश्यूज। प्रोटीन की जरूरत हमारे बॉडी को ग्रोथ और टिश्यूज के रिपेयरमेंट के लिए होती है, इसलिए इसको बिल्डिंग सब्सटेंस कहते हैं। प्रोटीन की ज्यादा जरूरत बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज में होती है, क्योंकि इनका ग्रोथ बहुत ज्यादा या हाई रेट से हो रहा होता है, इसलिए प्रोटीन को हम लोग बिल्डिंग सब्सटेंस कहते हैं। फैट को बोला जाता है रिजर्व फूड मटेरियल। फैट को हम लोग रिजर्व फूड मटेरियल के भी नाम से जानते हैं। समझते हैं इसको रिजर्व फूड मटेरियल क्यों कहते हैं। फैट को रिजर्व फूड मटेरियल क्यों कहा जाता है? जब हम लोगों का डाइजेशन होता है तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इंटेक करते हैं, क्योंकि फूड में हम लोगों की ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जो कि जाके डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। एक्सेस ग्लूकोज जो होता है ये फैट के फॉर्म में बॉडी पे स्टोर हो जाता है। एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज होता है, वैसे तो ग्लूकोज का कुछ पार्ट तुरंत के तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर के आपको एनर्जी देगा। फैट का तुरंत कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज होकर आपको एनर्जी देने लगेगा। इसी ग्लूकोज का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, जो कि हम लोगों का स्टोर्ड फूड होता है। ग्लाइकोजन में इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगी, और अगर एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। ये फैट ऐसी कंडीशन में, यानी कि अगर स्टारवेशन की कंडीशन बन जाए, स्टारवेशन की कंडीशन बन जाए मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने 24 घंटे तक खाना नहीं खाया, तो आपकी बॉडी तभी भी फंक्शन कर रही है, जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं आपकी बॉडी के अंदर सारे के सारे चल रहे हैं, आपका हार्ट बीट चल रहा है, आपका किडनी ब्लड को फिल्टर कर रहा है, इन सभी प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहां से आ रही है? वो एनर्जी मिलती है हम लोगों को ग्लाइकोजन से। यानी कि जब हम लोग फूड इंटेक नहीं करते हैं काफी टाइम तक, तो तब उस टाइम पे हमको जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी मिलती है हमको ग्लाइकोजन से। लेकिन मान लीजिए कि आप और दिनों तक फूड नहीं इंटेक कर रहे हैं, तो फिर आपकी बॉडी तब भी काम कर रही होती है, तो उस टाइम पे हम लोगों को मिलती है एनर्जी फैट से। उस टाइम पे हमें हमारे बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वो एनर्जी देता है, इसलिए फैट को हम लोग रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा दिन तक खाना ना खाए तो फिर वो पतला होने लगता है। पतला इसीलिए होने लगता है क्योंकि उसके बॉडी का जो स्टोर्ड फैट होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है। इसीलिए फैट को रिजर्व फूड मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए फैट को रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है एनर्जी गिविंग सब्सटेंस, प्रोटीन को बोला जाता है बिल्डिंग सब्सटेंस, और फैट को बोला जाता है रिजर्व फूड मटेरियल। विटामिन और मिनरल, न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं हेरिडिटरी सब्सटेंस। हेरिडिटरी सब्सटेंस यानी ये वो सब्सटेंस है
जो हमारे कैरेक्टर्स को हमसे हमारे बच्चों में लेकर के जाता है। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके का होता है, डीएनए और आरएनए, जो कि हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड या डीएनए या आरएनए की बात करें तो डीएनए हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल है जो हम हमारे कैरेक्टर को हमारे बच्चों में लेकर के जाता है। विटामिन और मिनरल, इन दोनों को इकट्ठे बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों को इकट्ठे बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है, और विटामिन और मिनरल, इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है। इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको हम लोग लार्ज क्वांटिटी में इंटेक करते हैं, और विटामिन और मिनरल को माइक्रो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होती है, और इनका डाइजेशन भी नहीं होता। हम लोग जिस फॉर्म में इनको इंटेक करते हैं, हमारा बॉडी उसी फॉर्म में इनको यूज करता है। इनका काम क्या है? तो ये इनके कामों को रेगुलेट करते हैं। यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या करते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट रेगुलेट्स फंक्शंस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के फंक्शन को ये लोग रेगुलेट करते हैं। वाटर की बात करें तो वाटर जो है ये हर एक प्रोसेस के लिए मीडियम का काम करता है, और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन से, प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को, और ये हर एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए एक मीडियम का काम भी करता है। आप लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है। जो हम लोगों के सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, उसी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो हो रहे होते हैं। तो ये एक तरीके से मीडियम का काम करता है और हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। इस तरीके से हम देखें तो ये आपके लिए न्यूट्रिशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। न्यूट्रिशन होता क्या है? तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हम लोग फूड को इंटेक करते हैं और फूड से फिर एनर्जी पाने की कोशिश करते हैं। एनर्जी कैसे बनेगा वो न्यूट्रिएंट से आगे हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस में देखेंगे। उसके बाद फूड में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हमको एनर्जी मिलती है? तो फूड में जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। हमारे फूड में यही मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग सब्सटेंस कहते हैं क्योंकि ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट इज द फास्टेस्ट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस, सबसे जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप लोग देखते हैं कि हम लोग जब धूप से आते हैं या गर्मी का टाइम होता है तो हम लोग गन्ने का रस पीते हैं या रसना पीते हैं या ग्लूकॉन डी पीते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, या कहीं गांव में जाते हैं तो शरबत भी हमको मिलता है, तो इनसे हमको एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी क्यों फील होती है? हम तुरंत हम लोग एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें होता है सुक्रोज। सुक्रोज होती है, और उस सुक्रोज ग्लूकोज का एक तरीके से बड़ा भाई आप मान सकते हैं। फिर वही जब आगे चल करके ऑक्सीडाइज होगी, उसी का डाइजेशन होगा, तो फिर उससे हम लोगों को तुरंत एनर्जी मिल जाती है। आगे देखेंगे कि किस तरीके से होता है। प्रोटीन को बिल्डिंग सब्सटेंस कहते हैं क्योंकि ये ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए जरूरी होती है। फैट को रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं क्योंकि जब बॉडी में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दोनों नहीं होगा तो हमारी बॉडी का फैट ऑक्सीडाइज होकर के हमको एनर्जी देगा, इसलिए इसको रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं। और एक चीज और यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं कि फैट इज द हाईएस्ट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। फैट इज द हाईएस्ट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये फास्टेस्ट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है, और फैट जो है ये हाईएस्ट एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है। इसीलिए हम लोग जितना अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट को इंटेक कर सकते हैं उतने अमाउंट में हम लोग फैट को इंटेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका डाइजेशन भी हमारे बॉडी में ठीक तरीके से नहीं होता है। आप लोग घी किस तरीके से इंटेक करते हैं? जितना अमाउंट में हम लोग दाल खा रहे हैं या जितने अमाउंट में हम लोग चावल को खा रहे हैं उतने अमाउंट में हम लोग घी को नहीं खा सकते हैं। उसको 1 स्पून ले लिया, 2 स्पून ले लिया, इतना बहुत है। क्यों? क्योंकि वो प्योर फैट है और हमारी बॉडी इतने ज्यादा अमाउंट के फैट को डाइजेस्ट ठीक तरीके से नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा होता है, ये हमको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो विटामिन और मिनरल्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट बोले, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। वाटर की बात करें तो ये एक मीडियम का काम करता है और हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। आगे अब हम लोग बात करें, न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन
ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया। किसके बेसिस पे? न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हैं, एक हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स और एक है जिनको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो लोग हैं जो अपनी फूड को खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं। The organisms who are capable of synthesizing their own food are called autotrophs. Or the organisms who are not able to synthesize their own food and they are dependent on autotrophs directly or indirectly, they are called heterotrophs. जो लोग अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, और जो अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है। ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो ऑटोट्रॉप्स भी दो तरीके के होते हैं, एक हैं जिनको हम लोग कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये लोग सनलाइट से अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे, यानी एनर्जी के फॉर्म में ये लोग क्या यूज करेंगे? एनर्जी के फॉर्म में ये लोग यूज करेंगे सनलाइट को, यानी सनलाइट से अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे, तो इनको हम लोग कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। इसका एग्जांपल है ऑल ग्रीन प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये लोग एनर्जी के फॉर्म में सनलाइट को यूज करते हैं और उसकी एनर्जी को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। आगे बात करें तो ऑटोट्रॉप्स की एक दूसरी कैटेगरी है जिनको बोलते हैं हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स ये लोग क्या करते हैं? ये लोग केमिकल्स की एनर्जी को यूज करके, केमिकल्स की एनर्जी को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। केमिकल्स की एनर्जी को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज करके ये लोग अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। आपके लेवल तक इनके एग्जाम्पल को अगर हम लोग लिखें तो वो हैं सर्टेन बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया जो कि कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं, जो केमिकल्स की एनर्जी को यूज करते हैं अपने फूड की सिंथेसिस के लिए। जैसे मीथेन बैक्टीरिया है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, वो सब कीमो ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल हैं। हेटेरोट्रॉप्स की अगर बात करें तो हेटेरोट्रॉप्स जो हैं ये तीन तरीके के होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स तीन तरीके के होते हैं, एक है जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, एक है जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, सेप्रोट्रॉफिक, और एक है जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं या जो पैरासाइट होते हैं। एक जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, एक जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, और एक जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं जिनको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या इसकी डेफिनेशन किस तरीके से दी जा सकती है? तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं जिनके पास एक अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो अपने फूड को ठीक तरीके से डाइजेस्ट कर लेते हैं और जो लिक्विड या सॉलिड के फॉर्म में अपने फूड को इंटेक करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हम लोग अपने आसपास जितने भी एनिमल्स को देखते हैं वो सारे के सारे इसी में आते हैं, यहाँ तक कि हम लोग भी इसी में आते हैं। ह्यूमंस, हम लोग भी, और एनिमल्स, मेजरली जितने भी एनिमल्स हैं वो इन्हीं में आते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। सेप्रोट्रॉफिक किसको कहते हैं? तो सेप्रोट्रॉफिक उनको कहते हैं जो लोग किसी डेड प्लांट या डेड एनिमल से अपना फूड इंटेक करते हैं। डेड प्लांट या डेड एनिमल से, अगर ये लोग किसी डेड प्लांट से अपना फूड इंटेक करें, डेड प्लांट से या डेड एनिमल से, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी डेड प्लांट से अपना फूड इंटेक करता है तो उसको कहा जाता है सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक कहते हैं। और जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी डेड एनिमल से अपना फूड इंटेक करेगा तो उसको सेप्रोजोइक कहेंगे। और सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाने वाले हैं कौन? फंजाई। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है? फंजाई जो है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। अगर कोई डेड प्लांट से पा रहा है तो उसको सेप्रोफाइट कहेंगे, अगर कोई डेड एनिमल से पा रहा है तो उसको सेप्रोजोइक कहेंगे। पैरासाइट की बात करें तो ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड पाएंगे,
किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड पाएंगे। अब पैरासाइट जो होते हैं ये इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, मतलब जिससे भी ये फूड अपना पा रहे हैं ये उसके ऊपर भी रह सकते हैं, उसके बॉडी के ऊपर से भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं और बॉडी के अंदर रह करके भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर से ले रहे हैं तो उनको एंडोपैरासाइट कहते हैं, उनको एंडोपैरासाइट कहा जाता है, और अगर बाहर से लेते हैं तो उनको एक्सोपैरासाइट कहते हैं, एक्सोपैरासाइट बोला जाता है। और अगर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो कौन हो सकता है, तो वो है लीच, लाइस, ठीक है। ये सब इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड इंटेक करते हैं। प्लांट्स में अगर हम लोग बात करें तो प्लांट्स में है अमरबेल, जो कि एक ट्रू पैरासाइट होता है, अमरबेल, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा कि गांवों में बबूल के पेड़ पे या कहीं भी बबूल का पेड़ लगा रहता है तो उस पे पीले पीले कलर की सेवई की तरह या नूडल्स की तरह उसके पूरे पेड़ पे ऊपर से छाए रहते हैं, पीले पीले कलर की। तो वो जो पीले कलर की होती है उसी को हम लोग बोलते हैं अमरबेल, जो कि प्लांट्स का एक पैरासाइट होता है। इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म को इतने तरीके से क्लासिफाई किया गया है। कुछ और भी हैं, मैं आपको बोल दे रहा हूं क्या है वो। अगर कोई प्लांट्स को ही इनटेक करता है अपने फूड के फॉर्म में तो उनको हर्बीवोर कहते हैं। अगर कोई सिर्फ एनिमल्स को ही इनटेक करता है तो उनको कार्निवोर कहते हैं। अगर दोनों को कोई इनटेक करता है, प्लांट से भी न्यूट्रिशन पाता है और एनिमल से भी पाता है, तो उसको ऑमनीवोर कहते हैं। अगर कोई ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है तो उसको सैंग्विवोर कहते हैं। अगर कोई ब्लड से न्यूट्रिशन पाता है तो उसको सैंग्विवोर कहते हैं, ठीक। अगर कोई इंसेक्ट से न्यूट्रिशन पाता है, इंसेक्ट को ऑब्टेन करता है अपने फूड के फॉर्म में, तो उनको इंसेक्टिवोर कहते हैं। अच्छा, सैंग्विवोर का एग्जांपल क्या हो सकता है? सैंग्विवोर का एग्जांपल लीच। सैंग्विवोर में लीच और मॉस्किटो आ सकते हैं, लीच और मॉस्किटो। इंसेक्टिवोर की बात करें तो कुछ इंसेक्टिवोर प्लांट होते हैं और कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि इंसेक्टिवोर होते हैं, जैसे फ्रॉग, बॉल लिजार्ड। प्लांट्स में बात करें तो ड्रोसेरा, नेपेंथीस, ठीक है, ये सारे इंसेक्टिवोर प्लांट होते हैं। अगर कोई अपनी ही पोटी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे तो उसको कॉप्रोफेजियस या स्यूडो र्यूमिनेशन कहते हैं, जो कि एक बारी में अपने फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो दोबारा से उसको निकालने के बाद फिर से इंटेक करते हैं और फिर से डाइजेस्ट करते हैं, तो उसको कॉप्रोफेजियस या फिर उसको स्यूडो र्यूमिनेशन कहा जाता है, स्यूडो र्यूमिनेशन कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रैबिट, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रैबिट। अगर कोई अपनी ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को इंटेक करे अपने फूड के फॉर्म में तो उसको कैनिबलिज्म कहते हैं। इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैनिबलिज्म कहा जाता है। अगर कोई अपने ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को इंटेक करे फूड के फॉर्म में तो इसको कैनिबलिज्म कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्कॉर्पियन और स्नेक। बड़े सांप छोटे सांपों को खा लेते हैं। जब मादा बिच्छू जो है अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसके बच्चे अपनी मां को ही खाते हैं। तो अगर कोई अपनी ही स्पीसीज को इंटेक करे फूड के फॉर्म में तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैनिबलिज्म कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इतने तरीके से किया गया है जो कि आपके समक्ष एक चार्ट के फॉर्म में प्रस्तुत है। आगे हम लोग बात करें तो आगे अभी इसी न्यूट्रिशन पोर्शन में, इसी न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में लाइफ प्रोसेस का जो कि फर्स्ट पार्ट है, इसमें प्लांट न्यूट्रिशन एक पोर्शन है और एक है ह्यूमन न्यूट्रिशन या एनिमल न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने वाले हैं। ये था न्यूट्रिशन का बेसिक्स, इसी में हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन को भी आगे कंप्लीट करेंगे। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं प्लांट न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन इन प्लांट या प्लांट्स न्यूट्रिशन। प्लांट्स जिस तरीके से या जिस प्रोसेस से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स जिस तरीके से या जिस प्रोसेस से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस।
तो इसको आप लोग प्लांट न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जान सकते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपने फूड की सिंथेसिस करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। अगर इसको ऐसे ही समझना हो तो मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, ये कोई पत्ती लगी हुई है, ठीक है, ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, रूट पे रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स वाटर को ऑब्टेन करेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी और वाटर मिल जाएगा। अगर सन है तो इससे आपको क्या मिल जाएगी? सनलाइट। तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पत्तियों में प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल, पत्तियों में इनके सेल्स में प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल, और इन सब रॉ मटेरियल्स को यूज करके प्लांट अपने फूड को सिंथेसाइज करेंगे और बनाएंगे ग्लूकोज। और क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। इसी कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब इसी को देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से प्लांट अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन रॉ मटेरियल्स को कि ये सारी चीजें कहां से मिलती हैं। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और वाटर। तो इन रॉ मटेरियल्स को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये लोग कहां कहां से हमको मिल रहे होते हैं। रॉ मटेरियल्स में चार चीजें हैं, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर। हालांकि इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि कहां से ये सारी चीजें मिलती। ठीक, तो रॉ मटेरियल्स की अगर बात करें फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं? रॉ मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, रॉ मटेरियल्स हैं वाटर, रॉ मटेरियल्स हैं क्लोरोफिल और है सनलाइट। तो सनलाइट किससे मिलेगी? सनलाइट हम लोगों को सीधे सीधे मिल जाएगी सन से। ये हमको कहां से मिल जाएगी? सन से। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर से, ये मिल जाएगा हमको हमारे एटमॉस्फेयर से। वाटर और क्लोरोफिल ये दोनों चीजें कहां से मिलती हैं? तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू रूट हेयर्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं कहां पे? रूट पे। ठीक, अगर हम लोग फिगर के माध्यम से देखें इसको, तो ये प्लांट है, इस पे इस तरीके से प्रेजेंट है रूट्स, और रूट पे होती हैं रूट हेयर्स, और यहां पे होता है अंडरग्राउंड वाटर, यहां पे होते हैं अंडरग्राउंड वाटर। रूट हेयर्स इन अंडरग्राउंड वाटर को करते हैं एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करके पहुंचा देते हैं एक तरीके के टिश्यू के पास। इस टिश्यू का नाम है जाइलम, इस टिश्यू का नाम है जाइलम। एक टिश्यू के पास पहुंचाया गया, इस टिश्यू का नाम क्या है? जाइलम है। जाइलम टिश्यू इस वाटर को प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचा देता है। जाइलम टिश्यू इस वाटर को प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचा देगा, यानी कि वाटर जो है प्लांट्स को उनके रूट्स के थ्रू मिलती है। रूट्स पे रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को जाइलम टिश्यू के हेल्प से, जाइलम टिश्यू के थ्रू प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमको मिल जाता है वाटर। अगर क्लोरोफिल की बात करें तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों को कहां से मिलता है? पत्ती है, पत्ती की अगर हम लोग एक प्लांट सेल की बात करें तो आप लोग जानते हो प्लांट सेल में एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल है जिसको कहते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में एक तरीके का पार्ट है उसका या टाइप है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, यानी कि इस पे दो तरीके की कवरिंग होती है, दो लेयर्स होते हैं इस पे, क्लोरोप्लास्ट पे। इसके अंदर पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे अगर आप लोग सोचें, सिक्के ले लीजिए और एक के ऊपर एक सिक्कों को रखते चले जाएं, तो एक के ऊपर एक सिक्कों को रखने से जैसा स्ट्रक्चर बनेगा वैसा स्ट्रक्चर यहां पे पाया जाता है इस तरीके से। तो ये सिक्कों की तरह के पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स इन पे पाए जाते हैं, और इन पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेना। किसी एक की बात करेंगे तो उसको ग्रेनम कहेंगे, और सभी की बात करेंगे तो उसको हम लोग ग्रेना कहेंगे। ये एक क्या है? ये एक है ग्रेनम। एक क्या है? ग्रेनम। ग्रेनम सिंगुलर है, ठीक है। अगर सबकी बात करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग ग्रेना।
उसको हम लोग ग्रेना कहेंगे। अंदर का जो कंपार्टमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट का, इस कंपार्टमेंट को कहते हैं स्ट्रोमा। अंदर के कंपार्टमेंट को बोला जाता है स्ट्रोमा, और इसी पे होता है इसका डीएनए। यहां पे इसका डीएनए पाया जाता है। डीएनए के साथ साथ इस पे एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं राइबोसोम। तो यहाँ पे एक 70S राइबोसोम इस तरीके से पाए जाते हैं। ये जो राइबोसोम है ये 70S टाइप का होता है। ये 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अगर और ये सारे स्ट्रक्चर्स आपस में इस तरीके से कनेक्टेड भी रहते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपस में इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहते हैं इसको स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। इसको स्ट्रोमा लैमेली कहा जाता है। अंदर के कंपार्टमेंट को मैंने बताया कि अंदर के कंपार्टमेंट को स्ट्रोमा कहते हैं। हम लोगों ने कई सारे सिक्कों को एक के ऊपर एक रखा तो ग्रेनम बना था। अगर एक सिक्के की बात करें तो एक सिक्के को क्या कहेंगे? एक सिक्के को कहते हैं थाइलेक्वाइड। एक सिक्के को कहते हैं थाइलेक्वाइड। एक सिक्के को कहते हैं थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। थाइलेक्वाइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, जो कि हम लोगों का रॉ मटेरियल है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से इन जगहों से हम लोगों को मिलता है रॉ मटेरियल, जो कि जरूरी है किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। आगे हम लोग बात करें, ये हो गए रॉ मटेरियल्स, कहां कहां से हम लोगों को मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो कंप्लीट प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में होती है। फोटोसिंथेसिस की जो कंप्लीट प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की जो कंप्लीट प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में होती है। एक है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये चीज आप लोग तब करेंगे जब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा आया है जो सिर्फ 1 नंबर का है, जिसमें आपको सिर्फ फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देनी है। तो क्या लिख सकते हैं? फोटोसिंथेसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ प्लांट मेक्स इट फूड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपने डेफिनेशन लिखा और डेफिनेशन लिखने के बाद आप फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन दे दीजिए। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है? 6CO2 plus 12H2O gives out C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। तो आप डेफिनेशन दे और फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन दे दें, हो गया फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट 1 नंबर के लिए। लेकिन वही अगर आपसे 4 नंबर में या 3 नंबर में फोटोसिंथेसिस पूछता है तो आपको उसकी मैकेनिज्म देनी पड़ेगी। देखिए, पेपर देते हैं, आपको पता होता है कि हमने सही लिखा है, लेकिन तब भी नंबर नहीं मिलते। हर एक क्वेश्चन को आपको अपने आंसर से सेटिस्फाई करना होगा। अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर 5 नंबर की तरह का आपको आंसर भी लिखना होगा, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है और आप उस पर 4 लाइन लिख के आओगे तो 5 नंबर भूल जाइए, 5 नंबर आपको नहीं मिलने वाला। तो अगर ज्यादा नंबर में फोटोसिंथेसिस पूछता है तो फिर आपको उसकी मैकेनिज्म देनी होगी, और वो मैकेनिज्म 10th क्लास के लेवल तक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। पहले इनके पोस्टुलेट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ये प्रोसेस देखेंगे कैसे होता है। लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन जो है ये होती है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, यानी कि लाइट रिएक्शन के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। इट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये क्या है? ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन के होने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। ये कैसी है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब कि इस प्रोसेस के होने ना होने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं। लाइट होगी तो भी ये प्रोसेस हो सकता है और लाइट नहीं भी होगी तो भी ये प्रोसेस हो सकता है। तो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। होगा क्या? लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। कहां पे होती है? ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। और जो डार्क रिएक्शन है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। ये पोस्टुलेट्स बता रहा हूं मैं,
आपको इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यही सारे पोस्टुलेट्स आपको लिखने भी रहेंगे कि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। इट टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। इसको एक साइंटिस्ट थे रॉबिन हिल ने इसको सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया था, इसलिए इसको हम लोग हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग हिल रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। आगे बात करें तो लाइट रिएक्शन में होता क्या है। लाइट रिएक्शन में लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। और लाइट रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग को यूज करना है अपना एनर्जी बनाने के लिए या अपना फूड बनाने के लिए, तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है एटीपी और NADPH। ये लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है। इतने सारे पॉइंट्स हैं लाइट रिएक्शन के। क्या क्या? इट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसके होने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। रॉबिन हिल ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, इसलिए इसको हिल रिएक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी यही होती है। इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो भी यही होते हैं, एटीपी और NADPH। डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन के होने के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती। तो ये किस पे डिपेंडेंट होती है? ये डिपेंडेंट होती है एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, डिपेंडेंट ऑन एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के ये एंड प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होती। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? तो बेसिकली हो ये रहा है कि लाइट रिएक्शन में सनलाइट से केमिकल एनर्जी बना रहे हैं, और डार्क रिएक्शन में इस केमिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं। किसमें यूज कर रहे हैं? तो इसमें CO2 को फिक्स किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इस प्रोसेस को कहते हैं CO2 फिक्सेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं CO2 फिक्सेशन। और ये CO2 फिक्सेशन 3 तरीके से हो सकता है। इसको बोलते हैं हेर्ट्ज़लेक साइकिल, C3 साइकिल, केल्विन बेंसल साइकिल और कैम, क्रेसोल्यूशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो C3 साइकिल है, C4 साइकिल है और कैम साइकिल है। इन 3 तरीकों से हम लोग CO2 को फिक्स कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। C3 साइकिल को केल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं और C4 साइकिल को हेर्ट्ज़लेक साइकिल कहा जाता है। इतना नहीं है आप में, आप सिर्फ इसके एक साइकिल को जानेंगे जो कि C3 साइकिल का सबसे बेसिक पार्ट होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। इस तरीके से सबसे पहले लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनाई गई सनलाइट की हेल्प से, और फिर डार्क रिएक्शन में क्या कर दे रहे हैं? उस एनर्जी को यूज करके CO2 से कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अब इसको देखेंगे हम लोग कि होती किस तरीके से है। ये तो हो गए पोस्टुलेट्स, और यही बनते हैं डिफरेंस भी बिटवीन इसमें लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे हो रहा है, देखिए फोटोसिंथेसिस पत्ती में जिन छोटे बड़े मॉलिक्यूल्स में होती है उनको इकट्ठे कहते हैं PSU। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन के लिए। इधर देखिए, पहले लाइट रिएक्शन और फिर डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जिन छोटे बड़े मॉलिक्यूल्स में होती है उनको इकट्ठे बोलते हैं PSU, फोटोसिंथेटिक यूनिट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट कहा जाता है। इस PSU में 3 तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होते हैं रिएक्शन सेंटर। इसी तरीके से आपको बनाना भी रहेगा अपने पेपर में, अगर ये पूछता है इसके मैकेनिज्म तो आपको इसी तरीके से इसको बनाना भी रहेगा। रिएक्शन सेंटर। दूसरा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको LHC कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये 3 तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं जिनसे मिलकर के PSU बना होता है, फोटोसिंथेटिक यूनिट बना होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन चल रही होती है।
रिएक्शन सेंटर की बात करें तो रिएक्शन सेंटर दो तरीके का होता है, एक है जिसको फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं, पीएस फर्स्ट कहते हैं, एक है जिसको पीएस सेकंड कहते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, हालांकि इसमें काफी डिटेलिंग है लेकिन आपके लेवल पे इतना नहीं। अगर हम लोग बात करें तो जो रिएक्शन सेंटर है ये बना हुआ होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का। ये किसका बनता है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का। एलएचसी की बात करें तो ये बना होता है क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरेटिनॉइड से। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरेटिनॉइड से। इलेक्ट्रॉन कैरियर कई तरीके के होते हैं, जैसे पीसी है, यूक्यू है, साइटोक्रोम है, एफडी है, बहुत सारे होते हैं। प्लास्टोसाइनिन, यूबीक्यूनोन, साइटोक्रोम, फेरोडॉक्सिन, ये सब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं, जिनसे होकर के इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। अब इन लोगों का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए कि ये कोई रिएक्शन सेंटर है, फोटो सिस्टम फर्स्ट या फोटो सिस्टम सेकेंड, और इसके चारों तरफ होते हैं एलएचसी के मॉलिक्यूल्स। इसके चारों तरफ होते हैं एलएचसी के मॉलिक्यूल्स। जो रिएक्शन सेंटर होती है ये किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, स्पेसिफिक। तो कुछ सनलाइट को रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब कर लेगा, ये मान लेते हैं सन है। कुछ सनलाइट को रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब कर लेगा जो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट होगी, और बाकी की लाइट को ये जो एलएचसी के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी की लाइट को एलएचसी के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो एक्सेस अमाउंट में लाइट पड़ रही होती है लीव्स पे, उसको स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को कुछ एब्जॉर्ब करेंगे रिएक्शन सेंटर, और बाकियों की लाइट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल्स। और सारी एनर्जी अल्टीमेटली पहुंच जाएगी रिएक्शन सेंटर के पास। सारी एनर्जी एलएचसी के मॉलिक्यूल्स भी, ये भी एनर्जी को स्टोर करके कहां भेज देंगे? रिएक्शन सेंटर पे। और ये सब भी एनर्जी को स्टोर करके कहां भेज देंगे? रिएक्शन सेंटर पे। तो इस तरीके से एनर्जी, अच्छा कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्लोरोफिल ही वो मॉलिक्यूल है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। सनलाइट को ये क्या कर रहा होता है? ट्रैप कर रहा होता है। इसलिए क्लोरोफिल बहुत ही एसेंशियल पिगमेंट हो जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रिएक्शन सेंटर पे एनर्जी एब्जॉर्ब होकर पहुंच जाती है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी यहां भेज देता है, और फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड भी यहां पे एनर्जी को भेज देते हैं। अब होता यह है कि रिएक्शन सेंटर से रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब इन इलेक्ट्रॉन कैरियर से होकर के गुजरते हैं तो फॉर्मेशन होता है एटीपी एंड एनएडीपीएच का, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। जो कि एंड प्रोडक्ट होता है किसका? लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है एटीपी और एनएडीपीएच। अब चलेगी डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन में इसी एनर्जी को यूज किया जाएगा CO2 को फिक्स करने के लिए। तो डार्क रिएक्शन में होगा क्या कि एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है रूबिस्को, जो कि मोस्ट एबंडेंट एंजाइम होता है पूरे बायोस्फीयर में। ठीक है, रूबिस्को एक मॉलिक्यूल, आप समझिए इसको। तो रूबिस्को से अब इस एनर्जी को यूज किया जाएगा इस पे। अब होगा क्या, यहाँ पे तीन प्रोसेस चलती है। सबसे पहली जो प्रोसेस है उसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहली प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं रिडक्शन, और उसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन। इन तीनों के साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू, इन तीनों के साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जब रिडक्शन हो रहा होता है बीच में, तो यहीं पे बनता है हेक्सोस सुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। यहीं पे बनता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, फिर रीजनरेशन, और फिर रीजनरेशन होकर के फिर से रूबिस्को बन जाएगा, और इस तरीके से CO2 फिक्स हो जाती है। इसको कहते हैं C3 साइकिल। अगर आपसे पूछता है तो आप इतना ही कर दीजिए, आपका नंबर पक्का। आपको सिर्फ इतना ही करना रहेगा फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म को दिखाने के लिए। इस तरीके से हम लोगों ने प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है ये कंप्लीट पढ़ लिया। एक लाइन में अगर लिखना हो तो हम लोगों ने देखा कि कैसे लिखते हैं 6CO2 plus 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फिर आगे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे आप अपना सेंस लगाएंगे कि कोई क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो उसका आंसर किस तरीके से करना है। जिस लेवल का क्वेश्चन है उस लेवल का आपको आंसर भी
देना पड़ेगा। अगर मैकेनिज्म की जरूरत आप समझते हैं तो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को इस तरीके से देंगे। आज तक के लिए यहाँ पे इतना ही। प्लांट न्यूट्रिशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। न्यूट्रिशन वाले पोर्शन में, लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन के पोर्शन में प्लांट न्यूट्रिशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हम लोग अपने एलिमेंट्री कैनाल और पूरी फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग फूड को डाइजेस्ट करते हैं। थैंक यू।